नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बाढ़ की आफत की, जिसने उत्तर बिहार में तबाही मचाई हुई है। जी हां, बिहार में बाढ़ से आई आफत पर राहत का इंतजार जारी है, लेकिन इस बीच एक बार फिर मुसीबत और बढ़ने वाली है। प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं, लेकिन बाढ़ प्रभावितों की संख्या 15 लाख से ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से लाखों लोग राहत से वंचित हैं। राहत के इंतजार में कट रही रातें। कोई व्यवस्था नहीं, कोई चीज नहीं। अपना घर से प्लास्टिक, पुरान प्लास्टिक है तो परुक वाला उहे रख के अपना समय निकाल रहे हैं। बाहर आला के बाद तो ये भूख मरई छी रोड पर भूख मरई छी। अब खाना सरकारी तो कहियो 2 बजे रात में, कहीं 2 बजे दिन में। शासन प्रशासन की हवाई बातें। सरकार अगर मुआवजा दे तो, लेकिन मिलने वाला तो नहीं है। बढ़ रहा है बाढ़ का दायरा। बहुत ही बुरी स्थिति है सर। हम लोग को पीने का पानी सर, और कहीं बाहर जाए, कहीं किसी को तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी है सर, बाहर ले जाने के लिए ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है सर। आगे पानी में डूब गए गांव के गांव। छोटा बच्चा भी है, ये भी लगातार लगा हुआ। बाबू क्या निकाल रहे हो? ईटा निकाल रहे हैं घर से। और सब कोई मिल के क्यों निकाल रहे हो? कट गया है, दूसरे जगह बनाएंगे उस पार में जाकर के। जमीन देगा सरकार तब ना। बहुत बड़े किए जाते हैं। बढ़ने वाली है मुसीबत। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक आज रात या फिर कल सुबह से उत्तरी बिहार में भारी बारिश हो सकती है। बाढ़ से जूझता बिहार। तो बिहार पूरी तरह से बाढ़ से जूझ रहा है और मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज और कल अगर बारिश हुई तो जो लोग प्रभावित इलाकों के, उनकी क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। खैर, समस्तीपुर की बात करते हैं। यहाँ पर जिले के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कल्याणपुर और बिथान प्रखंड जहां पहले से ही बाढ़ का कहर झेल रहा था, वहीं समस्तीपुर का सिंघिया प्रखंड भी इसकी चपेट में आ गया है। सिंघिया प्रखंड के 17 में से 14 पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कमला बलान, कोसी और जीवछ नदी के पानी से हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। निचले इलाके के लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल है। लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में प्रशासन की तरफ से एक भी नाव उपलब्ध नहीं कराई गई है। सिंघिया प्रखंड के मेहरा पंचायत के पंसला गांव की दलित बस्ती का हाल और भी बुरा है। यहां जलकुंभी का जुगाड़ का नाव बनाकर लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। जायजा लिया है संवाददाता मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर जिले के कई गांव इन दिनों बाढ़ प्रभावित हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंघिया के पंसला गांव में। आप देख सकते हैं जो ये लोग जुगाड़ टेक्नोलॉजी से जो नाव जलकुंभी का बनाए हुए थे, और ये खतरनाक भी हो सकता है। छोटे बच्चे को लेकर के इस पे आ रहे हैं, और ये विद्यालय में लोग रुके हुए थे और उसी के सहारे आ रहे हैं यहाँ पर। और बाकी स्थिति आप देखिए, गांव के अंदर की जो बाकी स्थिति है, ये खासकर महादलित बस्ती है। और महादलित बस्ती की जो स्थिति देखिए, हर साल इनका यही हाल होता है। इनका घर पानी में डूब जाता है, लोगों को अपने घर बार को छोड़ करके जाना पड़ता है। और यहाँ पर जो लोग नाव से, जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से जो नाव बना करके आ रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। वो बताएं कि क्या स्थिति है, आगे नहीं हो रही है।
जी बताइए। आ गया, इसमें आदमी डूब रहा है, न लाभ व्यवस्था है कुछ सरकार, खाने पीने में दिक्कत है जी। छोटे छोटे बच्चे को इस पर लेके आ रहे हैं, दिक्कत भी हो रही है। हाँ, दिक्कत नहीं होता है, डूब जाएगा फिर चला जाएगा। कहाँ आप लोग विद्यालय में रहते थे? हाँ, स्कूल में। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे जो गांव की क्या स्थिति है। जी बताइए। सर अब तो देख ही रहे हैं कि कितना दिक्कत है, और हम लोग को बताने से क्या होगा, सब कुछ तो है ही है। हम लोग का इतना दिक्कत है कि कह नहीं सकते सर, बाल बच्चे को और माल जाल को सब खतरा है। हम लोग स्कूल में करीब 100 परिवार रह रहे हैं, और खाने पीने में तो दिक्कत है, ये है। अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है लोग। तो प्रशासन का कोई लोग यहाँ पर? जी नहीं, कोई नहीं। नाव ही सब दिया नहीं, कोई कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया सर। देख नहीं रहे हैं जो हम लोग जो है कच्चा का मतलब लाभ बना करके कैसे स्कूल में जाते हैं बाल बच्चे को लेकर, आपको देख लीजिए सर। और इससे ज़्यादा हम क्या बताएं। दोस्त ये हकीकत है समस्तीपुर के ग्राउंड जीरो की, जहां लोग अपनी जुगाड़ तकनीक से नाव बनाते हैं और उसके माध्यम से आवाजाही करते हैं, जरूरत के सामान को लाते हैं। लेकिन जो प्रशासन के दावे हैं, जो उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराने की, नाव मुहैया कराने की ग्राउंड जीरो पर सिंघिया में, वो नजर नहीं आ रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। समस्तीपुर के पंसल्ला की तस्वीर आपने देखी, जहां पर जो साधारण नाव होती है उसका भी जुगाड़ नहीं हो सका, तो जलकुंभी से लोगों ने नाव बना लिया। लेकिन ये कितना खतरनाक हो सकता है ये आप खुद भी समझ सकते हैं। और इधर कई जिले जो है बाढ़ के कारण परेशान हैं, लोग यहाँ पर परेशानियां बढ़ी हुई है। लेकिन इस बीच मौसम विभाग ने फिर से भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक आज रात या कल सुबह से उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। बिहार की नदियों में जल स्तर बढ़े रहने के कारण बिहार के कई जिले बाढ़ प्रभावित हो गए हैं और वहां का जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त है। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक आज रात या फिर कल सुबह से उत्तरी बिहार में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो है आज रात या कल सुबह से होने वाली बारिश से उत्तर बिहार के कई जिले जो हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। काफ़ी कई दिनों से जो है वो बारिश नहीं होने के कारण थोड़ा सी राहत थी, लेकिन जो मौसम विभाग की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर उत्तर बिहार में बारिश होती है तो फिर से जल स्तर जो है नदियों का बढ़ सकता है और बाढ़ का स्थिति जो है उसमें और भयावहता आ सकती है और परेशानी बढ़ाने वाली होगी। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो नेपाल है, नेपाल के क्षेत्रों में भारी बारिश होगी। नेपाल से आने वाली जो नदियां हैं उसका जल स्तर जो है वो बढ़ेगा, वो ज़्यादा परेशानी पैदा कर सकता है और कई जिलों में जो है वो वज्रपात होने की भी संभावना है। तो लगातार जो है मौसम विभाग चेतावनी जारी कर रहा है और कह रहा है कि उत्तर बिहार में जो भी ज़िले हैं, जो रहने वाले लोग हैं वो सावधानी बरतें ताकि बाढ़ से भी राहत मिल सके और वज्रपात से भी लोग सुरक्षित बच सकें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो पहले से ही मुसीबतें झेल रहे लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं क्योंकि आज और कल भारी बारिश हो सकती है। इधर दरभंगा में बाढ़ के पानी में कई घर डूब गए हैं। कई परिवार ऐसे हैं जो दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ऐसे में दरभंगा जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए जगह जगह पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को कम से कम खाना मिल सके, नसीब हो सके। संवाददाता संजय कुमार ने कम्युनिटी किचन का जायजा लिया है। दरभंगा के लोग बाढ़ की त्रासदी झेलने को विवश हैं और इस वक्त हम केवटी प्रखंड में हैं। कम्युनिटी किचन की एक तस्वीर देखिए। गांव-गांव में, हर पंचायत में, वार्ड में कम्युनिटी किचन प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है और इस वक्त एक कम्युनिटी किचन की तस्वीर है। खिरमा पंचायत में अल्पसंख्यक बहुल इलाका है ये और काफी संख्या में यहाँ पर जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर। जाहिर सी बात है पेट की आग बुझाना एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में प्रशासन इनके लिए सामने आया। जिला प्रशासन की तरफ से कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है इन लोगों के लिए और हर रोज फिलहाल जहां हम खड़े हैं खिरमा पंचायत में 400 लोगों के बीच ये जो खिचड़ी है वो बनाया जा रहा है और 400 लोगों के बीच वितरित किया जाता है। कम्युनिटी किचन है, फैमिली वाले घर पे ले जाके, चूंकि बाढ़ में थोड़ी जगह की भी कमी। और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते होंगे खिचड़ी में ये खिचड़ी है जी। खिचड़ी क्या क्या है इसमें, क्या क्या डाला है आप लोगों ने? इसमें चने की दाल होती है, आलू होता है, टमाटर, हरी मिर्ची, चावल, किसी टाइम में सोयाबीन होता है चने के दाल के साथ, कभी दाल चावल सब्जी होता है, हर टाइम में अलग अलग होता है।
तो आज आप सुबह में खिचड़ी बनाए हैं? जी जी, आज खिचड़ी ये दोनों टाइम चलता है आप लोगों का? हाँ, दोनों टाइम चलता है। कितने परिवारों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका? कभी 400 होता है, कभी 450 भी होता है, कभी 500 भी हो जाता है। और किसकी तरफ से है ये व्यवस्था? ये प्रशासन की तरफ से है, सरकार की तरफ से। आलू और जो भी सब्जी है वो सब डालते हैं, प्याज व्याज, ताकि लोगों को टेस्टी लगे, ये लगे कि घर का खाना है। कोशिश क्या होती है? कोशिश होती है कि बेहतरीन साफ सफाई से खाना बने। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरी साफ सफाई पर नजर रखते हैं। कर पाते हैं सब जगह डिप्लॉयमेंट किया आपने? नहीं, हमारे हर किचन पर, जो तो 89 किचन है, सभी पर आवास सहायक, विकास मित्र, किसान सलाहकार, कोई न कोई हमारे सरकारी कर्मी हैं। मैक्सिमम तो स्कूल में बन रहा है खिचड़ी, जो टीचर गण बनाते हैं, और कुछ जो है वो हम प्राइवेट जगहों पर बनाए हैं, लेकिन वो वहाँ पर भी हम प्रभारी अपने जो कर्मी हैं उन्हीं को बनाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, अजीत कुमार झा, अंचल। अजीत झा जी हैं, अंचलाधिकारी हैं केवटी प्रखंड के, बता रहे हैं किस कदर यहाँ व्यवस्था की गई है और लगातार ये सिलसिला जो है वो चल रहा है बांटने का। 89 कम्युनिटी किचन केवटी प्रखंड में चलाए जा रहे हैं और हर कम्युनिटी किचन में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया गया है। और जैसा कि अंचलाधिकारी ने बताया, कोशिश यही है कि लोगों को स्वादिष्ट, बेहतरीन और लजीज व्यंजन मिल सके। और तस्वीरें भी बता रही हैं कि जो सरकारी प्रयास है वो सराहनीय है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जब तक बाढ़ की विभीषिका रहे, लोगों को इसी तरीके से प्रशासन और सरकार की तरफ से मदद मिलती रहे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, केवटी, दरभंगा। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोरोना संकट में बिहार के स्वास्थ्य सचिव एक बार फिर से बदल गए हैं। कोरोना काल में बिहार में तीसरे स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोरोना संकट में एक बार फिर बिहार के स्वास्थ्य सचिव बदल गए हैं। तीसरे स्वास्थ्य सचिव हैं प्रत्यय अमृत। हम आपको बता दें कि उदय सिंह कुमावत की जगह लेने वाले हैं। उदय सिंह कुमावत को यह जिम्मा 20 मई को सौंपा गया था, लेकिन कुमावत के काम से स्वास्थ्य मंत्री नाराज थे। सीएम नीतीश कुमार से कुमावत की शिकायत भी की थी मंगल पांडे। और बिहार सरकार में सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज कुमार जी, बीते 2 महीने 7 दिन में अब तीसरे ये स्वास्थ्य सचिव बनाए गए हैं, इतनी जल्दी बदलाव की वजह? देखिए, ये सरकार का विशेषाधिकार है और सरकार की ये जिम्मेवारी है। हमारे लिए बिहार में 66.3% या कुछ ज्यादा ही लोग स्वस्थ होने का दर है। उसके बावजूद हमारे लिए एक चुनौती है और 8,538 करोड़ रुपया हम लोगों ने आर्थिक संरक्षण इस दिशा में कि लोगों को रहे और इस दिशा में हमने काम किया है। तो ये सरकार का विशेषाधिकार है कि कौन होंगे नहीं होंगे, लेकिन सरकार तो अस्थायी चीज होती है। नीरज जी, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है अब कि संजय कुमार बेहतर काम कर रहे थे, उनको नहीं हटाया जाना चाहिए था? देखिए, ये सब हम लोगों के अधिकार का चीज है, सरकार का विशेषाधिकार होता है। सरकार बेहतर किसको जिम्मेदारी, अब हमको मंत्री परिषद सदस्य हुए तो हम लोग का क्या है? हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार, वो चाहे तो बने, एमएलसी वो चाहे तो बने, इसलिए ये सरकार का विशेषाधिकार होता है। तो उदय सिंह कुमावत के काम में कहाँ कमी रह गई थी नीरज जी? अब ये देखिए, ये अधिकार क्षेत्र मेरा नहीं है। मेरा अधिकार क्षेत्र केवल यह है कि बिहार अभी प्राकृतिक आपदा और कोविड-19 की आपदा से जूझ रहा है। बिहार जैसे राज्य ने 8,538 करोड़ हमने लोगों का आर्थिक सुरक्षा के लिए खर्च किया, उसके बावजूद 66% हमारा स्वस्थ होने का दर है। तो ये बड़ी चुनौती हमारे लिए है। अब इस सवाल पर सरकार का विशेषाधिकार है, किसको बिल्कुल विशेषाधिकार है नीरज जी, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि फैसले अगर सही पहले लिए जाते तो मामले इतने इस कदर नहीं बढ़ते। तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती। अगर सब कुछ ठीक ही रहता तो राइट टू ग्रीवांस, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एक्ट क्यों बनता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों बनता है? तो ये सिस्टम है, सिस्टम को तो अपडेट करने का यही तरीका होता है। अनुभव के आधार पर सरकार नीतिगत निर्णय लेती है। ऐसा नहीं लगता कि ये अनुभव कहीं आम लोगों पर भारी पड़ रहा है? जो भी संभव है, चूंकि कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जिसकी कोई दवा नहीं है, कारण जानता पूरी दुनिया। नीरज जी, आप हमारे साथ बने रहे। मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी नेता। मृत्युंजय जी, बीते 2 महीने 7 दिन में तीसरे स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। प्रत्यय अमृत को अब जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, पूरा सरकार का स्वास्थ्य का सिस्टम ही जब बीमार है, संक्रमित है, तो ये तीसरे स्वास्थ्य सचिव बदले गए हैं।
ये ठीक है कि अब प्रत्यय अमृत साहब आए हैं, हम लोग तो जानते हैं इनको, स्पोर्ट्समैन भी हैं। अब ये क्या करते हैं करिश्मा, इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब जब सरकार का पूरा सरकारी तंत्र ही फेल है तो प्रधान सचिव के बदलने से तो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। माननीय मंत्री जी भी अस्पताल का दौरा किए थे एनएमसीएच पीएमसीएच में, इसके बाद की क्या स्थिति है? मृत्युंजय जी, लेकिन प्रत्यय अमृत ने काफी बेहतर काम किया है आपदा प्रबंधन विभाग में रहते हुए। हम तो कर रहे हैं, मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से वो, लेकिन अभी जो उनके सामने चुनौतियां हैं उस चुनौतियों का वो कैसे सामना करते हैं जब पूरी तरह से बीमारी, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से गंभीर खुद बीमार है और संक्रमित हो गया और इतने पेच उलझे हुए हैं, उनको ठीक करना प्रत्यय अमृत। बिल्कुल, हमारी भी इसी पर नजर रहेगी कि ये उलझे पेच कैसे सुलझा पाएंगे प्रत्यय अमृत जी। बहुत धन्यवाद नीरज कुमार जी आपका भी, मृत्युंजय तिवारी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उदय सिंह कुमावत अब स्वास्थ्य सचिव नहीं रहे हैं, उनके बदले अब ये जिम्मा प्रत्यय अमृत को दे दिया गया है। हम आपको बता दें कि 2 महीने 7 दिन 20 मई को दरअसल जिम्मा दिया गया था कुमावत साहब को, लेकिन नाराज नजर आ रहे थे स्वास्थ्य मंत्री उनके काम से, इसीलिए अब एक बदलाव फिर से। और अब देखने वाली बात यही होगी कि आपदा प्रबंधन विभाग को इतने बेहतर तरीके से संभालने वाले प्रत्यय अमृत अब स्वास्थ्य सचिव के तौर पर किस तरीके से कोरोना को कंट्रोल कर पाते हैं। लगातार जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शिकायतें आ रही हैं, उसे दूर कर पाते हैं। बहरहाल अब बात कर लेते हैं राफेल की। जी हाँ, राफेल विमान की बात करते हैं। राफेल फाइटर विमान आज फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गया है। पहली खेप में कुल 5 राफेल भारत के लिए रवाना हुए हैं। ये विमान 29 जुलाई को अंबाला में एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। ये भारतीय राफेल विमान फ्रांस के अबुधाबी स्थित अल धाफरा स्थित हवाई ठिकाने पर उतरेंगे। करीब 10 घंटे की इस यात्रा के दौरान हवा में तेल भरने के लिए 2 विमान उनके साथ रहेंगे। विमान रात भर रुकने के बाद फिर भारत के लिए रवाना होंगे। भारत में पहुंचने के बाद ये विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचेंगे। राफेल भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा बनेगा, जो राफेल विमान से सुसज्जित पहला स्क्वाड्रन है। देश में राफेल की पहली स्क्वाड्रन अंबाला में तैयार की गई है, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन में तैनात की जाएगी। न्यूज 18 स्पेशल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात राफेल की हो रही है। भारत के लिए फ्रांस से 5 राफेल विमान उड़ान भर चुके हैं। उड़ान के वक्त मौके पर फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी मौजूद थे। जावेद अशरफ ने कहा कि भारतीय पायलट जो राफेल लेकर भारत के लिए निकले हैं, उन्होंने बताया कि राफेल ब्यूटी एंड द बीस्ट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। वहीं राजदूत जावेद अशरफ ने कहा कि फ्रांस और भारत की दोस्ती की राफेल नई मिसाल लिखेगा। Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast. They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense. और अब उन 3 शस्त्र की बात करते हैं जिनसे राफेल लैस होगा। पहले मिटियोर मिसाइल के बारे में बात करते हैं। हम आपको बता दें, मिटियोर लंबी रेंज वाली एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। भारत इन मिसाइलों का उपयोग राफेल लड़ाकू विमानों के साथ करेगा। इसके लग जाने के बाद एयर टू एयर हमला करने में राफेल की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। पाकिस्तानी वायुसेना अमेरिका की एयर टू एयर मिसाइल अमराम का इस्तेमाल करती है, जिसकी मारक क्षमता 55 से 75 किलोमीटर ही है।
राफेल में लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्कैल्प मिसाइलें भी लगेंगी। ये ब्रह्मोस की तरह क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर है। इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन के भीतरी इलाकों में स्थित ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है। फ्रांस से आने वाले राफेल में स्कैल्प और मिट्योर मिसाइलें पहले से लगी होंगी। स्कैल्प मिसाइलें दुश्मन देश के पुल, रेल, सड़क, पावर प्लांट, एयरफील्ड्स, बंकर्स, कमांड और कंट्रोल सेंटर को आसानी से निशाना बना सकती हैं। ये मिसाइल रडार को भी चकमा दे सकती हैं और इसका इस्तेमाल मौसम की सभी दशाओं में किया जा सकता है। इस मिसाइल से किसी निश्चित लक्ष्य पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई आसानी से अंजाम दी जा सकती है। साथ ही हम आपको बता दें, इसके साथ ही हैमर मिसाइल के लिए भी फ्रांस को भारत ने ऑर्डर दे दिया है और जल्द ही हैमर मिसाइल भी राफेल के बेड़े में शामिल होगी। हैमर मिसाइल 3 मीटर लंबी और 330 किलो वजनी होती है। ये मिसाइल ऊंची पहाड़ी स्थानों पर 60 किलोमीटर की दूरी और कम ऊंचाई वाली जगहों पर 15 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। जीपीएस और इंफ्रारेड तकनीक से लैस ये मिसाइल दिन और रात के दौरान सभी मौसमों में काम कर सकती है। इसमें वर्टिकल स्ट्राइक क्षमता है। एक राफेल विमान में ऐसी 6 मिसाइलों को लगाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये तमाम खूबियां इस राफेल में हैं, यानी कि राफेल के आने के साथ ही भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।